हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से 60 से 70% क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और जिस बच्चे का क्वेश्चन बैंक बाबू तगड़ा होगा वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकता है। तो अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अंतिम समय में अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो फटाफट आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। और हम आपको जो क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे वो 2011 से शुरू करेंगे और अब तक जितना भी परीक्षा हुआ है वो सारा हम आपको पढ़ाएंगे और पार्ट बाय पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है और वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन इसका हम पार्ट बाय पार्ट करके अब हम आपको पढ़ा देंगे। तो आज की इस क्लास में बाबू 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से 60 से 70% क्वेश्चन एकदम हूबहू आता है। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग जरूर पढ़िए। और आज हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन बैंक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में छपता है एकदम 100%। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज के इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन जब ओपन होगा इसको ऑल पे दबा दीजिएगा, ठीक है। तो घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे एकदम बाबू। हम आपको शुरू से एकदम क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं और टोटल आज 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे और आपको एकदम 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण है बाबू ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा बाबू तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए यहां पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है हीलियम, हीलियम का संकेत होता है He। हीलियम क्या है बाबू? गैस है। आपको सबसे पहले याद रखना है हीलियम क्या है? गैस है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है हीलियम कैसा तत्व है, तो आपको याद रखना है हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्व है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई अक्रिय क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अक्रिय का मतलब होता है जो किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, उसे हम लोग अक्रिय बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, लोहा से अभिक्रिया कर लेता है, तांबा से कर लेता है, बहुत सारा चीज से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जो हीलियम गैस है इसको कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है। इसको किसी भी चीज के साथ रखिएगा तो उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये क्या है? अक्रिय तत्व है। इसे आप लोग याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। अब जल में बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले जल का आपको सूत्र याद होना चाहिए। जल का सूत्र होता है H2O। अब इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है हाइड्रोजन का और उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन का। तो उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा ऑक्सीजन। इसी का अनुपात निकालना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है, तो हाइड्रोजन के सामने 2। फिर अनुपात है, तो अनुपात ऑक्सीजन का कितना है बाबू? यहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, यानी ऑक्सीजन कितना है? 1 गो है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा जल में? तो 2:1 होगा। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो उसमें आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए जो वर्ग है बाबू, यानी जो खड़ा लाइन होता है इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग कितने हैं? तो आपको याद रखना है जो वर्ग है वो 18 है। और आवर्त क्या होता है बाबू? तो जो इस प्रकार से होता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त ये कहते हैं। ये जो आपका जो लाइन बन रहा है ये आवर्त है। और आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की जो संख्या है ये टोटल 7 है। जैसे इधर से देखिए ये आवर्त है 1 2 3 4 5 6 7 और ये वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 गो वर्ग है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वर्गों की संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में, तो 18 गो
है आधुनिक आवर्त सारणी में, और आवर्त कितना है, तो आवर्त आपको याद रखना है 7। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आपको याद रखना है 7 गो आवर्त है। कितना आवर्त है, 7 गो आवर्त है। अगर क्वेश्चन पूछता कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आपको याद रखना है 18 गो वर्ग है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे सिलिका क्या है, अभी यहां पे है सिलिकॉन होना चाहिए, लेकिन गलती से यहां पे बोर्ड एग्जाम में सिलिका लिख दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है बाबू, ये ना तो धातु है ना तो अधातु, ये क्या है, उपधातु है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन यहां पे उपधातु है, यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। और सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन है कि बॉन्ड OH की क्रियाशील मूलक कौन सा है। अब इसमें आपको बताना है बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक, तो बॉन्ड OH को बाबू क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। जब भी आपको बॉन्ड OH दिखाई दे, आपको ये क्या है, तो एल्कोहल है। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड OH की क्रियाशील मूलक क्या है, तो आपको याद रखना है एल्कोहल है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी चारा नहीं है। कुछ चीजें जो होता है वो आपको याद रखना पड़ता है और कुछ चीजें आपको समझना पड़ता है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा। बॉन्ड OH क्या है, एल्कोहल है, आपको याद रखना है। और बॉन्ड CHO क्या है बाबू, तो ये एल्डिहाइड है, आपको याद रखना है। ये भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। एक आता है बॉन्ड COOH क्या है, तो कार्बोनिक अम्ल है, या खाली अम्ल देता है, या कार्बोनिक अम्ल देता है। तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। बॉन्ड OH क्या है, एल्कोहल है। बॉन्ड CHO क्या है बाबू, एल्डिहाइड है। और बॉन्ड COOH क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में बाबू ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वही पेड़ पौधे बाबू क्या करते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और वापस क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन यहां पे छोड़ देते हैं। तो किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो पेड़ पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बाबू ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, इसीलिए पेड़ पौधे जो है ना बाबू पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। अब यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एक ADP टूटने पे कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो एक ADP बाबू जब टूटता है पेड़ पौधों में, तो आपको याद रखना है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, इतना ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक ADP जब टूटता है तो 30.5 जूल यहां पे किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि मानव हृदय का औसतन प्रांकुंचन दाब है लगभग। अब मानव का प्रांकुंचन दाब कितना होता है, एगो अनुशीतलन होता है और एगो प्रांकुंचन होता है। तो आदमी का बाबू बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर, तो आपको याद रखना है 120/80। अगर स्वस्थ आदमी है तो उसका बीपी कितना होता है, 120/80। अब 120 क्या है बाबू, तो यहां पे प्रांकुंचन दाब है, आप लोग याद रखिएगा। और 80 क्या है, तो ये अनुशीतलन है। अ से अनुशीतलन और अ से 80, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अ से अनुशीतलन
और अ से क्या होगा 80, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। अनुशीतलन कितना होता है 80 और प्रांकुंचन कितना होता है 120। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि अनुशीतलन कितना होता है 80 होता है, अ से अनुशीतलन अ से 80, प्रांकुंचन कितना होता है 120 होता है, आपको याद रखना है। वही यहां पे पूछ रहा है कि मानव हृदय का औसतन प्रांकुंचन दाब कितना होता है, तो प्रांकुंचन बाबू 120 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अनुशीतलन कितना होता है अ से अनुशीतलन और अ से 80 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पौधों में बाबू वातपोत्सर्जन कहां से होता है। वातपोत्सर्जन का मतलब पेड़ पौधे जल निकालते हैं जड़ से, और मतलब जड़ से जल लेते हैं और अपना भोजन में यूज करते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको वाष्प बना के पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यही वातपोत्सर्जन की क्रिया है। तो पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो आपको याद रखना है पत्ता में। पत्ता में बाबू पाया जाता है रंध्र। पत्ता में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। रंध्र क्या है बाबू, छिद्र है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यही छिद्र रंध्र होते हैं। यहीं से भाप जो जल है ना वो वाष्प बन के निकलता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेना है तो यहीं से लेगा, ऑक्सीजन छोड़ना है तो इसी रंध्र से मतलब छोड़ता है। तो सारा काम यही रंध्र से ही होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में जो वातपोत्सर्जन है ये पत्ता से होता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि पेड़ पौधों की जो पत्ती है वो हरा क्यों होता है, तो पेड़ पौधों की पत्ती बाबू हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वृक्क, यहां पे कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है यानी अलग करता है। तो जिनका वृक्क बाबू खराब हो जाता है, जिनका किडनी खराब हो जाता है, तो उनमें कृत्रिम वृक्क लगता है। कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क लगता है, ठीक है ना, यानी किडनी लगता है। और जो किडनी लगता है ये अपशिष्ट किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करते हैं, तो बाबू किडनी किसको निकालता है, तो जितने भी यूरिया है, ठीक है ना, यूरिक एसिड है, उसी को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजनी कचरा जिसे बोला जाता है, तो यहां पे नाइट्रोजन को निकालता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, नाइट्रोजन या नाइट्रोजनी कचरा, जिसमें यूरिक आएगा, यूरिक एसिड आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है, यानी हाइड्रा जो अपना जनसंख्या बढ़ाता है वो किस विधि के द्वारा उसमें प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है, तो आपको याद रखना है मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट आप लोग याद रखिएगा, प्रजनन की जो विधि है वो मुकुलन है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसे आपको याद रखना है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन में, मुकुलन विधि के द्वारा। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ईस्ट में प्रजनन की विधि क्या है, तो ईस्ट में प्रजनन की विधि जो है वो भी मुकुलन है, इसे आपको याद रखना है। द्विखंडन बाबू किस में होता है, तो द्विखंडन यानी अपने शरीर को दो भागों में बांटना, तो अपने शरीर को दो भागों में कौन बांटता है, तो आपको याद रखना है अमीबा। जो अमीबा होता है अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है, दो पार्टों में बांट लेता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान होता है, तो किसी माध्यम का अपर्तनांक बाबू म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये स्नेल के नियम का गणितीय रूप है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश का जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में बाबू किस दर्पण का यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने में क्वेश्चन आएगा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, क्योंकि दाढ़ी हजामत बनाने के टाइम पे हम लोग शीशा को पास में रखते हैं, और अवतल दर्पण को जितना पास में रखिएगा चेहरा उतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं और यहां का छूट गया, लेकिन अवतल दर्पण को पास में रखिएगा तो चेहरा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा चेहरा का, तो जो बाल छूटा है वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे हम लोग आराम से सेविंग कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ देगा
कि डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम जो बाबू बनता है, स्पेक्ट्रम यानी जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा बाबू कौन झुकता है, ये आपको यहां पे बताना है। तो सबसे ज्यादा कौन रंग झुकता है, तो आपको याद रखना है बैगनी। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का जो झुकाव होता है वो बाबू अधिक होता है। देखिए, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत ही कम होता है, तो बैगनी रंग का बाबू तरंग दैर्घ्य कम होता है। सॉरी, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है। कम या होना का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य इसका कम होने का मतलब है ये कमजोर रंग है। कमजोर रंग है तो बाबू ये सबसे ज्यादा झुकेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होता है। अब जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है यानी मजबूत रंग है तो वो कम झुकेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, कौन सबसे ज्यादा झुकता है, तो जो कमजोर रंग है। कमजोर रंग कौन सा है, बैगनी, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम है, कमजोर है, तो ये सबसे ज्यादा झुकेगा। और किस रंग के किरण का झुकाव कम होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग। लाल रंग का जो झुकाव होता है वो कम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रभाव पे, तो आपको याद रखना है उष्मीय प्रभाव पे, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल सही जाएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। जब फ्यूज से बाबू बहुत ही ज्यादा करंट प्रवाहित होने लगता है तो ये गर्म होता है और फिर वहां से पिघल जाता है, ठीक है ना। तो जो भी चीज अगर उसको करंट दीजिएगा, अगर गर्म हो रहा है तो वो उष्मीय सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो आपको याद रखना है उष्मीय सिद्धांत पे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो आप लोग ओम का नियम याद रखे होंगे। ओम का जो नियम होता है V=IR होता है, ठीक है ना, ये ओम के नियम का सिद्धांत है। तो यहाँ पे V=IR होता है। आर क्या है यहाँ पे बाबू, प्रतिरोध है, इसी का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। ये क्या है, आर जो है प्रति यहाँ पे रोध है, ठीक है ना। आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, आर का मान निकालना है। अब देखिए VI और आर के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है। आई इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। V/I क्या हो जाएगा, आर। अब इसे सीधा कर लीजिए, आर बराबर क्या होगा, V/I, यानी प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद है आर बराबर V/I। तो आर बराबर V/I आपका कहां पे दिया है, सी वाला ऑप्शन दिया है। सी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसा धारा निकलता है। तो आपको याद रखना है, डायनेमो जो होता है उसे डिस्ट धारा भी निकलता है, यानी डीसी करंट भी निकलता है, और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट भी निकलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इससे दोनों धाराएं निकलती है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो दोनों धाराएं निकलती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है, आपको याद रखना है, यह साफ जल में रहता है, ठीक है ना। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो साफ जल में रहता है, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो आपको याद रखना है गंदा जल में रहता है, ठीक है ना। जो मलेरिया है, जो मलेरिया है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो गंदा जल में रहता है, और जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है वो साफ जल में रहता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कौन, किससे हम लोग बायोगैस नहीं बना सकते। लकड़ी से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं, कोयला से बना सकते हैं बायोगैस, लेकिन यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, नाभिकीय ऊर्जा यानी जो यूरेनियम है इससे बायोगैस नहीं बनता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा से बायोगैस नहीं बन सकते, ये बायोगैस का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होता है जब हम लोग ऑक्सी श्वसन करते हैं, यानी जब हम लोग श्वसन के मतलब ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सी श्वसन करते हैं ना, श्वसन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो श्वसन का जब हम लोग श्वसन करते हैं तो जो यहाँ पे
ऑक्सीजन है वो हमारी कोशिकाओं के पास जाता है, वहां पे पाइरुवेट होता है यानी ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है, टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। और जहां भी ऊर्जा उत्पन्न होता है बाबू वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ये कहां पे होता है आपको याद रखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं ना, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये जो हम लोग श्वसन करते हैं ये कहां पे पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहां से ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वही यहां पे लिखा है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में, तो लेंस बनाने में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घिसा ओसा जाता है जल से। कांच का भी लेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिक का भी लेंस होता है, फाइबर का, लेकिन मिट्टी का यूज हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा बाबू। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है बाबू, इसे आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का 60 से 70% क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। इसीलिए क्लास आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे, तो बाबू कहां पे हम वस्तु को रखेंगे, जहां पे बाबू एकदम वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो वो एक ही जगह है, वो उसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसको रखिएगा कहां पे, अगर समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो आपको याद रखना है वक्रता केंद्र पे। अगर वक्रता केंद्र पे हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बाबू एकदम सेम टू सेम बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है एकदम समान आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होता है। यानी अगर एक जवान आदमी है, एक वयस्क आदमी है जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो उसके लिए बाबू अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम। क्या होता है बाबू, न्यूनतम दूरी कितना है ये आपको बताना है। ठीक है ना, अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना है ये आपको बताना है, तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक अगर आप लोग देखिएगा तो बिना आंख पे जोर डाले आप लोग देख सकते हैं। अगर 25 से दूर ले जाइएगा तो आंख पे जोर पड़ता है, 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाइएगा तो आंख पे जोर पड़ता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़िएगा तो एकदम आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु बाबू कितना है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यानी जो तारा आप लोग देखते हैं ना, छत पे सोए रहते हैं तो तारा स्टार आपको दिखाई देता है, वो बहुत ही दूर है, पृथ्वी से अनंत में है, लेकिन उसे हम लोग देख सकते हैं। तो दूर बिंदु अनंत होता है, और निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहा का बाबू परमाणु संख्या कितना है, तो आपको याद रखना है 26। लोहे का परमाणु संख्या 26 यानी आयरन यानी लोहा का परमाणु संख्या 26 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला आपसे चांदी का पूछता है, चांदी का परमाणु संख्या बाबू कितना है, तो 47 है, आप लोग याद रखिएगा। सोना का बाबू परमाणु संख्या कितना है, तो जो सोना होता है उसका 79 है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये सब आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कौन करता है, तो आपको याद रखना है लाल को नीला करता है क्षार। क्षार का बाबू पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, आपको याद रखना है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। अब इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है, जो 7 से ज्यादा होगा वही होगा, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 से अधिक कौन है, 10 है। यही क्या करेगा बाबू, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए हम आपसे बोले ना कि वर्ग भी पूछता है, आवर्त पूछता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो खड़ा लाइन होता है ये वर्ग होता है, और वर्गों की संख्या बाबू कितना होता है, तो वर्ग होते हैं 18, आपको याद रखना है। और आवर्त कितने होते हैं,
तो ये वाला जो लाइन होता है बाबू ये आवर्त वाला है। आवर्त कितने हैं तो आपको याद रखना है, जो आवर्त होते हैं ये 7 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं तो 7 हैं, वर्ग कितने हैं या स्तंभ कितने हैं या समूह कितने हैं तो 18 है, ठीक है। तो 18 पे आप लोग यहां पे टिक करिएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे बॉन्ड सीएचओ का अभिक्रिया मतलब बॉन्ड सीएचओ अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अब यहां पे बोल रहा है बॉन्ड सीएच अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। अब यहां पे देखिए हम आपको बताए थे बॉन्ड ओएच क्या है, अल्कोहल है। बॉन्ड सीएचओ क्या है बाबू, एल्डिहाइड है। बॉन्ड सी डबल ओएच क्या है तो ये कार्बोनिक अम्ल है, जिसे अम्ल भी खाली बोला जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बॉन्ड सीएचओ क्या है तो बॉन्ड ओएच अल्कोहल है। बॉन्ड सीएचओ क्या है, एल्डिहाइड है, आपको याद रखना है। ये सारा बाबू आपको याद रखना होगा, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। बॉन्ड सी डबल ओएच क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, जिसे अम्ल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है तो आपको याद रखना है आई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। आई आर स्क्वायर जो है ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यानी कौन ऐसी युक्ति है, उस युक्ति का नाम क्या है जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है वो है जनित्र। जनित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनरेटर बोलते हैं। गांव में शादी ब्याह में जनरेटर आता है ना, चलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पथन के समय बाबू परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो लघु पथन यानी आपका हो गया बाबू शॉर्ट सर्किट, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, गर्म तार ठंडा तार एक बार चिपक जाता है तो वहां पे बाबू जो करंट है ना बहुत ही तेजी से प्रवाहित होता है, ठीक है, बहुत ही तेज धारा बहने लगता है। तो धारा का मान जो होगा ना बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु पथन का मतलब क्या हुआ, तार आप लोग देखिएगा, एगो प्लस तार होता है, एगो माइनस तार, जिसे बोला जाता है एगो गर्म तार है, एगो ठंडा तार। गर्म तार ठंडा तार जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वहां पे स्पार्क होता है, और जो करंट है बहुत तेजी से बहने लगता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। अभी पढ़ाए थे, देखिए क्वेश्चन बाबू रिपीट होता है। क्वेश्चन बैंक में हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीटेड रहता ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H4 है, इसमें कितने अबंध होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो ये जब हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, तो वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहां पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहां पे आपसे बोल रहा है कि एथेन का, यहां मेथेन और एथेन, यहां पे C6 होगा, यहां पे कितना होगा बाबू C6, गलती से 4 लिखा गया। तो एथेन के आणविक सूत्र में कितने बाबू यहां पे अबंध है तो देखिए कार्बन 2 गो है, तो यहां पे कार्बन 2 गो। कार्बन का वैलेंसी 4 गो होता है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी यहां पे कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 गो होता है। ये 4 चीजों से जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 गो है तो कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, देख लीजिए, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो हाइड्रोजन है। अब इसके बीच में देखना है कि कितना बॉन्ड बन रहा है। तो यहां से देखिए, 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, 4 गो बॉन्ड, 5 गो, 6 गो, 7 गो, कितने सहसंयोजक बनेंगे, सहसंयोजक बंध बनेंगे तो आपको याद रखना है 7 गो बनेगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये थोड़ा सा भी आपको नहीं समझ में आया होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो A to Z आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्याएं होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन क्या है बाबू, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ओजोन एक परत है, ठीक है ना, जो हमारे वायुमंडल में है। ओजोन परत क्या करता है बाबू, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको छानने का काम करता है। और ओजोन परत अगर नहीं होता तो परावैंगनिक किरणें सीधे हमारे स्किन पे आती और हमें सीधा कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही हानिकारक है, और उससे बचाता कौन है, ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, और जो ओजोन होता है
ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, यानी 3 गो ऑक्सीजन मिलके ओजोन परत का निर्माण करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं कितनी होती हैं, तो देखिए कितना ऑक्सीजन से मिलके बना है, 3 गो से मिलके बना है, तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा 3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्यों में जो बाबू वृक्क होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो ये सेम के बीज के समान होता है। ये कैसा होता है बाबू, सेम के बीज के समान होता है। और दूगो वृक्क होता है, किडनी होता है। और इसका कार्य क्या है बाबू, तो उत्सर्जन, यानी जितने हमारे शरीर में बाबू हानिकारक पदार्थ हैं उसको बाहर कौन निकालता है, तो वृक्क निकालता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, यानी दुगो तंत्रिका कोशिका। देखिए तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और जो तंत्रिका कोशिका होती है, दुगो तंत्रिका कोशिका मान लीजिए कि ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, गैप होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष होते हैं, यानी पराग कोष में क्या होते हैं आपको बताना है। पराग कोष में किसका निर्माण होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो पराग कोष में क्या बनते हैं बाबू, तो आपको याद रखना है पराग कण। पराग कण कहां पे बनते हैं, तो जो पराग कण हैं ये पराग कोष में बनते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है, यानी हम लोग किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो हम लोग किससे सबसे ज्यादा, किस जानवर से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है चिंपैंजी। ठीक है ना, जो चिंपैंजी आप लोग देखे होंगे एकदम मनुष्य की तरह ही होता है। और जो मनुष्य था पहले वही था, चिंपैंजी था, फिर आदि मानव बना, फिर मनुष्य बना, धीरे धीरे और विकास होते रहेगा। ठीक है ना हम लोगों का। तो यहाँ पे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है, तो चिंपैंजी से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चिंपैंजी आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे सर्च मार के दिखाएगा, चिंपैंजी एकदम हम ही लोगों की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। उनके शरीर पे हेयर होता है, जैसे हम लोग खड़ा होकर चलते हैं वैसे वो लोग भी खड़ा होकर चलते हैं, सारा चीज सेम टू सेम एकदम हम ही लोगों की तरह होता है। ठीक है, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है, चिंपैंजी से है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र यहाँ पे CaCO यहाँ पे CaCO2 होता है, इसे आप CaCO3 होता है सर। ठीक है ना, CaCO3। ठीक है, ये होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO2 CaCO3। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा 2 और 3 में अभी कंफ्यूजन हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है, CaCO3। ठीक है, 3 ही होगा। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र यही होता है, मतलब जो चौक होता है उसका भी रासायनिक सूत्र यही होता है, चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आ गया ना बाबू, बॉन्ड OH क्या है, एल्कोहल है। बॉन्ड CHO क्या है, एल्डिहाइड है। बॉन्ड COOH क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, जिसे अम्ल भी बोला जाता है। वही पूछ रहा है बॉन्ड COOH क्या है, तो बॉन्ड COOH क्या है, अम्ल है। ये सब आप लोग याद रखिएगा तो बाबू बन जाएगा। बॉन्ड OH क्या है, एल्कोहल। बॉन्ड CHO क्या है, एल्डिहाइड है। बॉन्ड COOH क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, जिसे अम्ल भी बोला जाता है। यहाँ पे सी वाला अगर कार्बोनिक अम्ल देता तो कार्बोनिक अम्ल पे टिक करते, यहाँ पे अम्ल है तो अम्ल पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको पता है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन वो कहां से निकलता है, तो जो पेड़ पौधे बाबू जड़ से जो जल लेते हैं ना H2O, जिसमें हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जल है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी
जल से अलग होकर बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल क्या होता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरा इसी क्लोरोफिल के कारण से होती है। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है ये हरा होता है। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो यही क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे लाल रक्त कण है यानी जो आरबीसी है, ये लाल क्यों होता है बाबू, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण इसका जो खून है वो लाल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, अगर इंसुलिन के हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो इंसुलिन करता क्या है ये जानिए। इंसुलिन क्या करता है, जितना भी हम लोग मीठा चीज खाते हैं जिसमें शुगर होता है, चीनी होता है, उसको पचा देता है। और जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो चीनी पचेगा नहीं, पचेगा, हमारे शरीर में ही रहेगा, हमारा खून मीठा हो जाएगा, यानी हमें क्या हो जाएगा बाबू, मधुमेह रोग हो जाएगा, शुगर रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह को इंग्लिश में बोला जाता है शुगर, डायबिटीज हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो दृश्य प्रकाश में बाबू किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो आपको याद रखना है लाल, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो आपको याद रखना है बैगनी, बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक बाबू क्या होता है, यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये सारा चीज ए टू जेड आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आप लोग याद कर लीजिए लिख के, सारा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो बाबू ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट है ये आपको याद है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो विद्युत बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी अक्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय किसे बोलते हैं, जो अन्य किसी तत्व से वो अभिक्रिया नहीं करता है, वो निष्क्रिय गैस इसमें भरा जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा विद्युत हीटर, यानी जो खाना बनाने वाला भी एक हीटर होता है जो बिजली से चलता है, या ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, उस हीटर से गर्माहट निकलता है तो उसको हम लोग तापते हैं, ठीक है ना। तो इस हीटर में किस तार का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है नाइक्रोम, नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है, तो आपको याद रखना है यूरेनियम से। यूरेनियम से क्या मिलता है, नाभिकीय ऊर्जा मिलता है, बहुत ही ज्यादा उष्मा निकलता है जिससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी जब भाप बनता है उस भाप को मोटर के टरबाइन पे छोड़ा जाता है, मोटर के टरबाइन पे जितना छोड़ा जाता है मोटर उतना घूमता है और हम लोगों को क्या मिलता है, बिजली मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, यानी किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये अपना पृथ्वी है, इसके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ये क्या करता है, अगर गर्मी आ गया ना, अगर हीट अगर मतलब सूर्य के प्रकाश में जितना गर्मी है वो सीधे आ जाएगा पृथ्वी पे, अगर लेकिन ये फिर निकलना चाहेगा नहीं निकल पाएंगे। अगर ठंडी का मौसम है तो ठंडी आ सकता है पृथ्वी पे, लेकिन ठंडी चाहेगा कि निकल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलने देता है, ठीक है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए बाबू गर्मी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है अब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है, ठीक है। किस कारण से, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसी के कारण से। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण से बनता है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लिटमस पेपर आपको याद रखना है बैगनी कलर का होता है। लिटमस पेपर हम लोग निकालते कहां से हैं, तो आपको याद रखना है लाइकेन से निकालते हैं।
लाइकेन एक पौधा है, इसी से लिटमस पेपर निकालते हैं। लिटमस पेपर करता क्या है, तो ये अम्ल और क्षार का पता लगाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन क्या होता है बाबू? जल। जल जो है उदासीन है, उसको पीने पे ना ही वो अम्लीय लगता है ना ही वो क्षारीय लगता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप लोग याद रखिएगा। और जल का भी पूछेगी, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे आप लोग याद रखिएगा। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 यानी कार्बोनेट बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद है NaHCO3 होता है, इसे खाने वाला सोडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 की मात्रा क्या होता है? एक्वा रेजिया क्या होता है बाबू? जिसमें सोना घुलता है। जो सोना है वो किसी भी द्रव में नहीं घुलता, बस एक्वा रेजिया में, यानी जिसे अम्ल राज बोला जाता है, अम्ल राज में घुलता है। अम्ल राज बाबू कैसे बनता है? तो HCl और HNO3 से बनता है। कितना हम लोग HCl मिलाएंगे, कितना HNO3 मिलाएंगे? तो अगर मान लीजिए अगर आपको 4 लीटर अम्ल राज बनाना है तो 3 लीटर आपको HCl आपको कितना लेना पड़ेगा? 3 लीटर। और HNO3 आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 लीटर लेना पड़ेगा, यानी तब ये बनेगा हम लोगों का अम्ल राज। यानी 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं। 3 भाग आपको HCl मिलाना पड़ेगा और 1 भाग आपको HNO3, यानी 3:1 आपको राइट आंसर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है। द्विखंडन यानी अपने शरीर को 2 भागों में कौन बांट लेता है, आपको बताना है। तो द्विखंडन बाबू किस में होता है? तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेता है। पैरामीशियम में भी क्या होता है? द्विखंडन होता है, यह भी अपने शरीर को 2 टुकड़ा कर लेता है जब बड़ा होता है। तो लिस्मेनिया भी आपको याद रखना है, यह भी क्या करता है? अपने शरीर को 2 टुकड़ा में कर लेता है। यानी इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है फूल का नर प्रजनन अंग है, और जो जयांग होता है वो स्त्री प्रजनन अंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, यानी जो स्त्रियों का अंडाणु है यानी अंडा है वो कहां पे जाके निषेचित होता है? तो आपको याद रखना है फैलोपियन नलिका से। ठीक है ना, कहां पे निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है v/u। v क्या है बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई। u क्या है? वस्तु की ऊंचाई। से आप लोग याद रखिएगा, ये अवतल लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो आप लोग याद रखिएगा F बराबर R/2। ठीक है ना, यही होता है, जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहां पे R में 1 से तो R और 2 में F से गुणा करिएगा 2F। बस यही दोगो आपका संबंध होता है। एक होता है F बराबर R/2 और एक निकालने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक आता है R बराबर 2F। तो देखिए इसमें से कौन दिया है? R बराबर देखिए यहां पे 2F दिया है, R बराबर यहां पे 2F दिया है, तो यही होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। F बराबर R/2, मतलब याद करिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा कि F बराबर R/2 और R का अगर बोलेगा, अगर F बराबर R/2 नहीं दिया है तो R का मान निकाल के देख लीजिएगा। R में यहां पे कुछ भी नहीं, यानी 1 है, R में 1 से गुणा करिएगा R और 2 में F से गुणा करिएगा 2F, यानी R बराबर क्या होगा? 2F होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक क्या होता है? तो जब तक करंट दीजिएगा तो चुंबक की तरह काम करेगा, जैसे ही करंट हटा लीजिएगा वो चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। ये होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का यूज करते हैं? तो आपको याद है नरम लोहा। नरम लोहा का यूज हम लोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। नरम लोहा पे करंट दीजिएगा, चुंबक की तरह काम करने लगेगा, करंट हटा लीजिएगा तो ये लोहा की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने पे की जाती है? यानी जो पोल से बाबू लाइन आता है हम लोगों के घर में वो कितना वोल्ट पे आता है? तो आपको याद रखना है 220 वोल्ट पे आता है। और वो
कौन सा करंट होता है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होता है। ये बैटरी वाला करंट नहीं होता, बैटरी में डीसी करंट होता है। ये कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना पे की जाता है? 220 वोल्ट पे, और एसी करंट आता है। और इसकी आवृत्ति कितना होता है? तो आपको याद रखना है 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे पड़ता है वो है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रहा है तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बनता है, तब दिखाई देता है। तो कहां पे प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है रेटिना। इसे हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना बोला जाता है। यहीं पे क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, यानी हम कितना दूर तक देख सकते हैं? तो हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अनंत तक की वस्तु हम लोग देख सकते हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। लेकिन निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर पास रखिएगा वस्तु तो बिना आंख पे जोर डाले इसे देख सकते हैं। अगर पास लाइएगा आंख पे जोर पड़ेगा, दूर जाइएगा, दूर ले जाइएगा वस्तु को तो आंख पे जोर पड़ेगा। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु, दूर का कोई भी अंत नहीं है, कहीं मतलब अनंत तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सूर्य। सूर्य जो है वो जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता उस नेत्र में होता है। तो जो, अब देखिए ये थोड़ा सा उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देता है। थोड़ा सा उल्टा होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होगा? तो लगेगा कि नजदीक का नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, नहीं, लेकिन ये उल्टा है। ये क्या है बाबू? दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना। जो नेत्र निकट की वस्तु नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण CaCO3 है, जब इसको उष्मा दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो ये दो भाग में टूट जा रहा है। पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो जब एगो पदार्थ क्या हो रहा है, इसको गर्म करने पे दूगो पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया? वियोजन है ना। एगो पदार्थ क्या हो रहा है? टूट के दूगो पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है, ये टूट रहा है, वियोजन। संयोजन क्या होता है कि जब दूगो पदार्थ क्या हो, मिलके एगो पदार्थ का निर्माण करे, तो ये संयोजन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट यानी खादर का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जब साग सब्जी बाबू विघटित होता है, सड़ता गलता है, तो कंपोस्ट यानी खादर बनता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी कौन इसमें अलग है? तो आपको याद रखना है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है ना। खड़िया का भी रासायनिक सूत्र एक ही होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। यहां बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, यानी विजातीय का मतलब कौन अलग जात का है? तो ये तीनों एक ही जाति का है, तीनों का सूत्र एक ही होता है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका अलग है, इसका अलग सूत्र होता है, ठीक है। तो ये अलग है, इससे मिलता जुलता नहीं है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? अब इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा पीएच है जो क्षारीय विलयन का मान देगा। तो क्षार का बाबू पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 7 से अधिक। अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा। अब इसमें 7 से ज्यादा कौन है आप लोग ढूंढिए। ये तो 7 से कम है, ये भी 7 से कम है। 7 से अधिक ढूंढना है, ये तो 7 है, लेकिन हमें 7 से अधिक ढूंढना है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है? 13। 13 जो है वो क्षारीय विलयन होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो आपको याद रखना है अधातु का जब बोलेगा तो आप लोग याद रखिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है और
पारा आपको याद रखना है धातु। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, लिक्विड होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है? तो सीसा और टीन से मिलकर सोल्डर बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? ये भी कई बार हम आपको पढ़ाएं, आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपको याद रखना होगा। तो पूछ रहे हैं यहां पे ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तीन आबंध होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पे निर्भर रहता है, वो उपभोक्ता है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, नील हरित शैवाल ये भी पेड़ पौधा कैटेगरी में आता है, ये भी उत्पादक है। फूल और पत्ते ये भी क्या है? उत्पादक है। लेकिन जो जंगली जानवर है ये क्या है? उपभोक्ता है। ये अपना भोजन नहीं बनाता है बल्कि दूसरे को खाता है, ठीक है, तो ये उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक बाबू किसको खाते हैं? तो जो मरे सड़े गले जीव होते हैं उस पे कवक आता है। जैसे पेड़ गिर गया, सड़ गया, उस पे कवक फफूंदी आ जाता है, तो ये मृत जीवी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो आपको याद रखना है मृत जीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो यहां पे ईस्ट दिया है, ईस्ट पे हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में बाबू डायलिसिस थैली कौन सा है? तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है ये मानव में डायलिसिस थैली है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पतियों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी अपने से वो सड़ गल जाएगा? तो इसमें देखिए कौन है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा यानी अपने द्वारा सड़ जाएगा? तो सूखे घास पत्ते, जो सूखे घास और पत्ते हैं अपने मने सड़ गल जाते हैं। रबड़ कभी भी सड़ता गलता नहीं है, पॉलीथीन भी कभी भी सड़ता गलता नहीं है, प्लास्टिक की बोतल कभी भी सड़ता गलता नहीं है। कौन बाबू सड़ गल जाएगा? सूखा घास पत्ता, यानी वैसे मतलब जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाए यानी अपने आप क्या हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, वो कौन है? तो सूखे घास पत्ते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। टी जो होता है ये सेकंड में होता है। धारा यानी आई का मान आपको निकालना है, तो आई को वैसे रख दीजिए। Q का मतलब होता है आवेश, कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है? 120, तो ऊपर लिख दीजिए 120। और जो टाइम, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम आपको सेकंड में लिखना है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, लिख दीजिए 60। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 6 दूनी 12, दो बार में कट गया, यानी धारा कितना हो गया बाबू? 2। धारा के सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी 2 एम्पियर इसको क्या चाहिए? धारा चाहिए। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है प्रिज्म, सॉरी स्पेक्ट्रम आप लोग जानते हैं ना, प्रिज्म को सामने रखने पे जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और ये जो सातों कलर हैं यही अलग अलग होते हैं, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सूर्य के सातों प्रकाश को कौन अलग अलग करता है? तो आपको याद है प्रिज्म। प्रिज्म रहेगा तब बाबू ये स्पेक्ट्रम बनेगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सो जाएगा। यहां पे बाबू हम आपको 80 क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव यहां पे पढ़ा दिए हैं। एक बार आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बताइए 80 में से कितना सही हुआ। जितना भी आपका सही हुआ उसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन बैंक का, और इसमें से जो भी आपका गलती हो उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अपने दोस्तों के पास प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे पढ़े। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।